Hello students, my name is Harmeet Singh. I am your social science teacher. Today we will discuss about the political science chapter constitutional design, and this is the part 1 of this chapter. Okay? So students, we will complete this chapter in at least 2 videos. For detailed description, I have to make 2 videos, at least 2 videos in this chapter. So let us start the political science chapter, constitutional design. तो आज के इस चैप्टर या इस वीडियो में हमने स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका करनी है, ठीक है, पार्ट है उसका। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। सो अबाउट दिस चैप्टर, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स नहीं बोल सकते, 2 विजन या 2 एंगलों से एक पर्टिकुलर चीज को समझाने की कोशिश की गई है। टुडे in this first video we will discuss about the constitutional part or the constitution of South Africa. तो पहले आप वहां से शुरू करेंगे, वो पोर्शन खत्म होने के बाद हम इंडिया पर आएंगे, ठीक है। तो पहले आप नोट कर सकते हो जो आज हमारे जो टॉपिक्स हमने करने हैं, मेन 2 टॉपिक्स ही हैं। पहला जो टॉपिक है मेन वाला, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये मेन हेडिंग है। इसके अंडर जो 2 सब हेडिंग हमने करने हैं, पहला स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, एक आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाए इसका मीनिंग के पूछने के लिए। सेकंड जो हमने टॉपिक, इसका सब टॉपिक करना है टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मेन टॉपिक है। दूसरा मेन टॉपिक आज हमने करना है, जहां पर इस सेशन का, इस वीडियो का एंड होगा, ठीक है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, ये टॉपिक करने आए हमने। तो कुल मिला के 1, 2 और 3 टॉपिक्स हैं, वो आज हमने कवर करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन टॉपिक जो हमने आज करना है। मेन हेडिंग ये वाला जो मैंने रब कर दिया, पहले स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद हम कुछ ना कुछ पोर्शन लिखेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे उनके बीच के आइडियाज को, कंसेप्ट। जैसे आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें स्टोरी तो बताई गई थी विलेज पालमपुर की, जहां पीपल एज ए रिसोर्स में हमने डिस्कस किया था
स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास की। पर वो स्टोरी को स्टोरी के रूप में नहीं करना, हमने डिस्कस करना है उसके बीच के छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स। तो क्या था जी, साउथ अफ्रीका a country from African continent was also the colony of British Empire। ठीक है, जिस तरह से इंडिया एक कॉलोनी हुआ करती थी, ऐसे इंडिया गुलाम देश था ब्रिटिशर्स का, उसी तरह साउथ अफ्रीका जो था वो भी एक गुलाम देश था अंग्रेजों का। ठीक है, वहां रूल कौन करता था? वहां रूल करते थे वाइट माइनॉरिटी। ठीक है, वाइट माइनॉरिटी रूल करते थे, कोई भी रूल बनाते थे वो इसी किस्म का बनता जो उनके अपने फेवर में हो, उनके अपने बेनिफिट के लिए। बाकी जो मान लीजिए 66% लोग हैं जो नेटिव अफ्रीकन थे, नेटिव साउथ अफ्रीकन थे, उन्हें उनके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया जाता था, सिर्फ सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ किया जाता। ठीक है, तो करते कराते 1994 में जिसे बोला जाए साउथ अफ्रीका आजाद हो गया, या वहां न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई, पॉलिसीज रूल्स चेंज हुए, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, ये कुल छोटी सी स्टोरी है, आप इसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने टॉपिक तो ये शुरू किया था स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, पर मैंने आपको अपार्थाइड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, अपार्थाइड है क्या चीज? ठीक है, अपार्थाइड है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, बड़ी सिंपल सी है, अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन promoted by whites। अब whites कौन थे? ठीक है, इसका सिंपल सी डेफिनेशन ये वाली है अपार्थाइड की, अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन promoted by whites या promoted by गवर्नमेंट। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी व्हाइट लोगों की थी, गोरे लोगों की थी, तो इस पॉलिसी को अप्लाई किया जाता। अब कुछ लिखने वाले पॉइंट है। ठीक है, अपार्थाइड था क्या? क्या था जी कि नस्ल के बेस पर, यानी कि रेस के बेस पर पॉलिसी पर लोगों में भेदभाव किया जाता। अफ्रीका में रूल करने वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रूल करने वाले कौन थे? व्हाइट माइनॉरिटी। और वो रेशियली डिस्क्रिमिनेट करते थे जो नेटिव अफ्रीकन से, जो काले लोग थे। ठीक है, क्योंकि उनका स्किन का कलर काला था। तो ऑफिशियली 3 टाइप की रेसेस थी वहां पर, पहली व्हाइट्स, दूसरी ब्लैक जो नेटिव अफ्रीकन थे, तीसरी थे कलर्ड, ऐसे जो मिक्स रेस वाले थे, जैसे इंडियंस काफी वहां पे चले गए या किसी और कंट्री के लोग वहां पर चले गए। तो सोसाइटी को या फिर लोगों को 3 कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता था। ओके, व्हाइट्स, ब्लैक्स एंड कलर्ड। अब हम इंडियंस कौन किस कैटेगरी में आएंगे? कलर्ड में। ठीक है, अंग्रेज व्हाइट्स, ठीक, और ब्लैक कौन थे? जो नेटिव अफ्रीकन थे। तो सोसाइटी इस तरह थी। और जो गवर्नमेंट थी वहां की अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की, दे यूज्ड टू प्रमोट दिस पॉलिसी
किस तरह से प्रमोट करते थे वो, ठीक है। जैसे इंडिया में बहुत जगह पर लिख के लगाया जाता था, डॉग्स बिफोर द इंडिपेंडेंस लिख के लगाया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उसी तरह यहां भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस, किस चीज के बेस पे होती थी? स्किन कलर के बेस पर। तो ज्यादातर जो फैसिलिटीज थी, प्रिविलेजेस थे, व्हाइट्स को मिलते थे, एंड ब्लैक्स एंड द कलर्ड पीपल से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है। उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। पॉइंट नंबर 1 मैं रब कर रहा हूं सारा बेसिकली, और इसके अंडर ही है सारे पॉइंट, ठीक है। जो सिनेरियो था टोटल अपार्टमेंट का, ठीक है, उस कुछ पॉइंट्स में आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, नोट्स इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप रिकैपिटुलेशन के टाइम में तो आपको इजी रहे। पॉइंट नंबर 1, this policy was imposed by white minorities, minority government, ठीक है। इस पॉलिसी को इम्पोज कौन करते थे? व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। नंबर 2, दिस सिस्टम divides the people on the basis of skin color। कौन कौन से थे जी? व्हाइट्स, नंबर 2 बी ब्लैक्स, नंबर सी है जो ये आएगा कलर, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग हुआ करते थे, सोसाइटी को बना दिया गया था, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन थी, इनकी ये 3/4, इनके 75% जो लोग थे नेटिव अफ्रीकन्स थे, ठीक है जी। अब मेजॉरिटी इनकी थी, पर फिर भी ये डिस्क्रिमिनेटेड थे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड में, द व्हाइट रूलर्स treated other races as inferior and do not give them voting right, ठीक है। तो उन्हें इंफीरियर की कंसिडर किया जाता था, ठीक है। कंसिडर किया जाता था, और कुछ रूल्स भी सेट करके रखते थे। मैं एक बार ये रब कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आगे करेंगे। आई होप आपके पास नोटबुक होगी, उसमें आप ये नोट कर सकते हो पॉइंट्स।
इसके अंडर जो पॉइंट है वो हमने करना है। इसके अंदर एक पॉइंट है, देवर मतलब ब्लैक्स एंड कलर वर नॉट allowed to live in white areas, white people areas. ठीक है, मीन्स जो उनके टाउन उनके एरिया थे, रेजिडेंशियल थे, वो अलग अलग थे, व्हाइट लोगों के अलग, ब्लैक लोगों के अलग। और खास चीज जो ब्लैक लोग चाहे वो अमीर भी होते तो उन्हें अलाउड नहीं था कि उनके एरिया में जाकर अपना घर ले लें या वहां रहें। ठीक है। बी, इन केस एनी नॉन वाइट want to work in white areas, they should have a permit। देखा भी, अगर नॉन वाइट पर्सन कोई भी, चाहे वो कलर है चाहे वो ब्लैक है, अगर वो काम करने के लिए भी उनके यहाँ जाते, उस एरिया में जाते, तो उन्हें परमिट लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार की। इस तरह से दो आया। तीसरा, ऑल द पब्लिक फैसिलिटीज were segregated according to रेस, रेस मतलब नस्ल। ठीक है, वाइट्स, नॉन वाइट्स। ठीक है, जो पब्लिक फैसिलिटीज थी उन्हें प्रोवाइड की जाती, वो भी सेग्रीगेट की गई थी। किस तरह से कि व्हाइट लोग क्या यूज कर सकते हैं और नॉन व्हाइट क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज लगा लो, जैसे बस लगा लो, ट्रेन्स लगा लो, टैक्सीज लगा लो, होटल्स लगा लो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीच, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, ये सेपरेट किया हुआ था सारा कुछ। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। खास चीज दी, पब्लिक फैसिलिटीज were good for whites but very bad for non-whites। ठीक है जी, तो जो व्हाइट लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती थी वो बहुत अच्छी होती थी। जैसे ट्रेन, अब जिस ट्रेन में नॉन व्हाइट सफर करते थे वो बहुत घटिया क्वालिटी की होती थी, या उसकी जो बॉगीज है बड़े बढ़िया घटिया क्वालिटी के होते थे बहुत ज्यादा, और व्हाइट्स के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, इवन
जो चर्च थी, देखो भगवान को बांट दिया, ठीक है। Separated, there were separate churches for whites and non-whites, ठीक है। यानी कि भगवान भी बांट लिया था, इस पॉलिसी में बांट दिया था, ठीक है। पर आप खुद सोचो कि इस तरह की पॉलिसीज कब तक चलेंगी या इसका विरोध क्यों ना होगा, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है इसी चीज पर बेस्ड है कि जो स्ट्रगल किया गया था अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, उसके बारे में हमने पढ़ना है। पहले मैं आपको सीन बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे इसके फर्दर बातें, हम ई पॉइंट तक देख सकते हैं, इसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए थे, पर वो प्रोटेस्ट करने के ऑथोराइज नहीं थे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें मैं आपको बताता हूं, ये तक कर लिया। एफ में लिखना आपने नॉन वाइट्स were not allowed to form any association, ठीक है। वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे कि अगर एसोसिएशन में इन लोगों का विरोध करे, नो, ये भी अलाउड नहीं था। पर बुराई कब तक सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो नंबर 5 पॉइंट एफ तक मैंने जो लिखवाया 4 पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो लिखाया। अब नेक्स्ट पॉइंट उसमें आगे करते हैं। अ पार्टी was formed in 1950, ठीक है। 1950 में सॉरी मैं गलत लिख दिया। हाँ, पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1950, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। शॉर्ट में इसे ANC भी बोला जाता था, ठीक है। कांग्रेस का मीनिंग स्टूडेंट सिंपली ये अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम टारगेट, सेम विजन, ठीक है। तो एक पार्टी फॉर्म हुई 1950 में जाके। हु स्टार्टेड struggle against the policy of apartheid, ठीक है। इसने स्ट्रगल करना शुरू किया। दिस ANC, African National Congress, was the umbrella
अम्ब्रेला पार्टी या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर all the associations of South Africa। ठीक है, ये जो एएनसी थी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, बाकी सारी की सारी एसोसिएशन या पार्टीज के लिए। अब अम्ब्रेला का मीनिंग प्लीज ये नहीं समझ लेना कि इस पार्टी के जो लोग थे वो अम्ब्रेला छतरी लेके चलते थे, नहीं। ये सारी अम्ब्रेला का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये सारी की सारी जो एसोसिएशन जो थी अफ्रीका में या और राजनीतिक पार्टियां थी, उन सबको ये हेड करती थी, ये उन्हें कोऑर्डिनेट करती थी। किस चीज के लिए? टू स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड। ठीक है, इसका टारगेट ये यही था कि इस पॉलिसी को खत्म करना है। अब इसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट पार्टीज थी उनके नाम भी मैं आपको बताता हूं, जैसे वर्कर्स यूनियन। देखो ये पार्टी तो कर ही नहीं थी, इसके साथ जो सबऑर्डिनेट पार्टीज थी, मैनी वर्कर यूनियंस, वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टीज also struggle against apartheid। ठीक है, एएनसी के बिना ये जो थी वर्कर यूनियन थी बहुत सारी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, वो इसे प्रोटेस्ट कर रही थी, और जो गवर्नमेंट थी वो इसे मानने को रेडी ही नहीं थी। 6 पॉइंट हो चुके स्टूडेंट, 7 ये रब करके 7 पॉइंट लिखता हूं। पॉइंट नंबर 7, बट ये सारा कुछ तो हो रहा था, बट द व्हाइट गवर्नमेंट मैं देखो आपको विजिबल है, हाँ विजिबल है क्लियर, बट द व्हाइट गवर्नमेंट was not interested to remove this policy, इनकी डिनाई कर रही थी बार बार। ओके, व्हाइट गवर्नमेंट होती है। ठीक है जी, नंबर 8 पे आइएगा। अब यहां पर टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। ठीक है, हीरो की एंट्री हो रही है यहाँ पर। एक्चुअल वो रियल लाइफ में ये पर्सन हीरो ही था,
मिस्टर नेल्सन मंडेला a leader of ANC along with seven others were sentenced for life imprisonment in 1964 for protesting against policy of ठीक है। तो स्टूडेंट्स, श्री नेल्सन मंडेला जी मैं चीज थोड़ी सी गलत लिख गया, एपीसी इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था एपीसी, ठीक है। श्री नेल्सन मंडेला जी हु वाज द लीडर ऑफ एपीसी अफ्रीकन पब्लिक कांग्रेस, उनको और उनके सात साथियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई 1964 में कि वो इस पॉलिसी को अपार्थाइड पॉलिसी को वो अपोज करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। और उन पर सेक्शन पता कौन सा लगाया गया? देशद्रोह का, यानी कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। फाइन। ये सेक्शन लगाया गया। अब देखिए, हमारे देश में क्रांतिकारी या फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे, उन पर भी देशद्रोह का आरोप लगा था, उन्हें भी इम्प्रिजनमेंट की गई थी। गांधी जी को भी, नेहरू जी को बहुत बार जेल में डाला गया था। देखो, सिंपल बात है, वो लोग देशद्रोही नहीं है, कारण या नेल्सन मंडेला जी देशद्रोही नहीं थे, पर जो सरकार है, सरकार के लिए तो ऐसा लगेगा ना कि हमारी पॉलिसी चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो ये देश के अगेंस्ट जा रहा है। तो इन लोगों को देशद्रोह का, गद्दारी, इनके देश के गद्दारी करने का एलिगेशन लगा के इन्हें जेल में रख दिया गया। एंड नेल्सन मंडेला जी वाज जेल इन 28 इयर्स, 28 साल के लिए जेल में था, ठीक है। एंड एक फैक्ट बताऊं स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला जी जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे, उनके ग्रेट फॉलोअर रहे थे। इवन साउथ अफ्रीका में एक तो स्ट्रीट्स ऐसे हैं, रोड ऐसी है जिनका नाम गांधी जी के नाम पर ही रखा गया, ठीक है। सो यहां पर ये लाइन लिख देता हूं। He was in jail for 28 years। 28 साल तक उन्हें जेल में बंद रखा गया। पर खास बात ये है कि जब वो जेल से वापस आए तो उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, मंडेला जी, ठीक है। चलो, यहां तक ये वाला टॉपिक है, जो पहले वाला टॉपिक है, स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करना है कि नेल्सन, यहाँ तक ऐसे मैंने बता दिया कि नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट करके देशद्रोह का इल्जाम लगा के उन्हें 28 साल तक जेल में रखा गया और 28 साल के बाद उन्हें रिलीज भी कर दिया गया। अब तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा
कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के कारण किसी जो जैसे बोला जाए ना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या चल रहे थे, क्या किस तरह से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ किस तरह का बिहेव था, ये सारा कुछ है। पर इसमें हमने हिडन रूप में ये भी पढ़ लिया कि नेल्सन मंडेला जी 28 साल की जेल के बाद बाहर आ गए, ठीक है। और यहीं से हमारा टॉपिक नंबर 2, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, ठीक है। मैं इसे जल्दी जल्दी रब कर देता हूँ, तो उसके बाद हम सेकंड टॉपिक करेंगे जो सब टॉपिक है मेन टॉपिक का, ठीक है जी। चलो रब करने के बाद फिर मैं शुरू करता हूँ टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रगल वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक इसके साथ एंड हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक चीज खास है कि जिस चीज के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाता है, देखो स्ट्रगल यहाँ पे किस चीज के लिए हो रहा था कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है, अपार्थाइड की पॉलिसी है, उसे खत्म करने के लिए स्ट्रगल हो रही थी। सरकार मानने को तैयार नहीं थी, पर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे व्हाटसोएवर फॉर द सेक ऑफ रिमूवल ऑफ दैट टाइप ऑफ पॉलिसी। पर धीरे धीरे ये स्ट्रगल इंक्रीज हो गया और गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो गया कि अब उन्हें अपनी पॉलिसीज में चेंज लानी पड़ेगी, वो ज्यादा लंबे समय तक इसको होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मैं लिख रहा हूं ग्रेजुअली द स्ट्रगल against the policy against apartheid increased, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये वाली जो स्ट्रगल थी वो इंक्रीज होती रही। गवर्नमेंट ऑल्सो realized that they can't hold the old policies more time for more time, ठीक है। गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया था अभी अब तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, उसके गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, discriminatory laws were revoked, ठीक है। ban was also removed,
parties and media. अब यहां पर जो टर्निंग पॉइंट और बड़ा हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई थी, वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई थी कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उन्होंने रिवॉक कर दिए, खत्म कर दिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगाया गया था, जो मीडिया पर बैन लगाया गया था, ठीक है, वो भी खत्म कर दिया। तो यहां बोला जा सकता है इट इंटेंसिफाइड द प्रोटेस्ट। अब जिन लोगों पर बैन लगा था वो खत्म हो गया, उन लोगों का हौसला और ज्यादा बढ़ गया और उसने स्ट्रगल थी उसे और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट को करना पड़ा, दे रिलीज्ड श्री नेल्सन मंडेला जी the white government released Nelson Mandela from jail. Jail as a free man, एक आजाद इंसान के रूप में श्री नेल्सन मंडेला जी को जेल से आजाद कर दिया गया। ठीक है, ये बस बहुत बढ़ेगा हमारा काम। टॉपिक का हेडिंग में यही रखूंगा, पॉइंट चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जिसमें, अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, स्टूडेंट्स आज लिखने वाला काम ज्यादा हो रहा है ना, पर ये पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है। इंडिया वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कम लिख पाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो नेल्सन मंडेला जी को फ्री कर दिया गया। पॉइंट नंबर 5 ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, जो मैं डेट आपको लिखवा रहा हूं, 26 अप्रैल 1994। ठीक है, द न्यू फ्लैग the new national flag unfurled symbolized a newborn democracy of the world। ठीक है जी, तो ऐतिहासिक दिन आ गया कि 26 अप्रैल 1994 को
न्यू जो फ्लैग था, पहले कोई और फ्लैग हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, तो न्यू नेशनल फ्लैग को फहराया गया, ठीक है, जो सिंबलाइज होता था कि एक न्यू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई है। एंड नेल्सन मंडेला became the president। जैसे मैंने आपको पहले बताया, श्री नेल्सन मंडेला जी जो कि बहुत फेमस गांधीवादी इंसान थे, उन्हें फॉलो करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इंप्लीमेंट भी करते थे, तो वो इस न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ठीक है जी। अब कंट्रोवर्सी जो हो रही थी, अब देखो पावर किसके हाथ में आ गई, मेजॉरिटी लोगों के पास पावर आ गई, ठीक है, जो कलर्ड लोग थे, चाहे वो व्हाइट लगा लो, ब्लैक लगा लो, चाहे वो कलर्ड लगा लो, नॉन व्हाइट लोगों के पास आ गई। नाउ द कंट्रोवर्सी between whites and non-whites was easily नहीं बोल सकते, was ended by the leaders of अफ्रीका। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी थी क्या? देखिए, दो किस्म के लोग थे पहले, 1994 से पहले दो किस्म की कैटेगरी थी। एक थे रूलिंग, जो ऑप्रेसर थे, ठीक है, जो दबाते थे लोगों को। एक थे नॉन वाइट, जिन्हें दबाया गया था। वो दबा क्यों रहे थे? उनके पास पावर थी। दब क्यों रहे थे? उनके पास, वो लोग दब रहे थे जिनके पास पावर नहीं थी। अब कहानी उल्टी हो गई, टेबल्स टर्न हो गई। ठीक है, तो पावर किनके पास आ गई? ब्लैक मेजॉरिटी लोगों के पास। अब इन लोगों को, जो व्हाइट जो थे, इन्हें ऐसा फील होता था कि जो व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के साथ किया, सेम ही इन्हें इनके साथ किया जाना कंफर्म है। पर एज आई टोल्ड यू, नेल्सन मंडेला जी वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी जी, तो उन्होंने भी इसी चीज का प्रचार किया कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें ऑल द रेसेस, ऑल द रीजन्स विल ट्रीटेड सेम इक्वली। ठीक है, आपको शायद गांधी जी के वो कोट्स याद हों कि अगर आप आंख के बदले आंख निकाली जाए तो सारा जो विश्व है, सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। यही आइडिया श्री नेल्सन मंडेला जी ने अडॉप्ट किया और इंप्लीमेंट किया कि जो है, आइडिया क्या था? टू फॉरगिव द वाइट्स, इन्हें माफ कर दीजिए। ऐसा बड़प्पन कोई दिखावत है? खुद के पास पावर आने के बाद, पूरी पावर आने के बाद भी जो थी, ब्लैक लोग जिनके पास पावर आ चुकी थी, उन्होंने अपने ऑपरेसर्स को माफ कर दिया और ऑपरेसर्स को भी इस चीज का यकीन दिलवाया कि आपके साथ हम वो नहीं करेंगे जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है। वी आर फॉरगिविंग यू एंड वी आर इंटरेस्टेड to form a nation, a multi-racial country of the world। ठीक है, इस तरह से उन्हें एग्री कर लिया। आफ्टर राउंड्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है, तो डिसाइड हुआ ये सारा कुछ रिटन में हो जाना चाहिए। ठीक है,
पॉइंट नंबर 7 में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 7 में हम लिखेंगे आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन it was decided between whites and non-whites to form a new constitution who treats all races with the same respect and opportunity. ठीक है? In this way, the finest, one of the finest, sorry, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. In this way, one of the finest constitution of the world was formed in 2 years. In this way, one of the finest constitution formed who inspired many countries of the world. ठीक है, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, ठीक है, 2 साल लगे कम से कम, कि वो दुनिया के अच्छे अच्छे जो संविधान है उनमें से एक उसकी एग्जाम्पल बनी. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन. रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन, एक रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन या रेनबो नेशन का, इसमें सारे रंग होते हैं. रेनबो क्या होता है खास, उसमें सारे रंग होते हैं. उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी सारी की सारी नस्ल या रेस थी, व्हाइट्स थे, कलर थे, ब्लैक थे, उन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई. ठीक है, जो व्हाइट लोगों के पास प्रॉपर्टीज थी उन्हें जब्त नहीं किया गया, लैप्स नहीं किया गया, और जो व्हाइट जो कलर्ड लोग थे या नॉन व्हाइट्स थे उन्हें प्रॉपर अधिकार दिए गए. ठीक है, सो इन दिस वे जो अफ्रीका की जो स्टोरी है यहाँ पर एंड होती है कि अपार्थाइड की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल की गई बहुत ज़्यादा. हालांकि लोगों को यानी साउथ अफ्रीका के लोगों को एसोसिएशन बनाना, यूनियन या पार्टी बनाने की अनुमति नहीं थी. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी लोगों पर. फिर बहुत बुरा बिहेव था जो वाइट माइनॉरिटी की तरफ से जो नेटिव अफ्रीकन लोगों पर फिर भी बड़प्पन देखिए उनका. जब गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज लूज करनी पड़ी, यहाँ सारी की सारी जब पावर घूम के ब्लैक लोगों के पास आ गई, उन्होंने अंग्रेज लोगों को व्हाइट
लोगों को माफ कर दिए, ठीक है, क्योंकि जो उनके जो मेन लीडर थे श्री नेल्सन मंडेला जी, वो गांधीवादी इंसान थे, उन्होंने माफ करने का जो बड़प्पन उसे ऑप्ट किया, ठीक है, और व्हाइट लोगों को भी अपने साथ लेके चले, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, तो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म किया गया आफ्टर 1994 एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट जो है नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन या रेनबो नेशन का निर्माण हुआ। ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा सिंपल है, मैं इसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए पहले इसमें रब कर दूं। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो स्टोरी थी साउथ अफ्रीका की, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। वो स्टोरी इसलिए ऐड की गई कि हम आपको बताने की कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के बारे में। सो नेक्स्ट वन टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस और बेस वीडियो इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्या? सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नोट डाउन इन अ सिंपल वर्डिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी कि लिखे हुए रूल्स हैं, फिक्स है जो, ठीक है, सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल लिविंग all people living together। मीन्स एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए ये वाला जो रिटन डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ रिटन रूल्स, उन सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। यहां पर वर्चस्व बन जाता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब वर्चस्व होता है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है कोई, ना इससे कोई ऊपर है। तो ये वो रिटन रूल्स हैं जो सारे के सारे लोग जो इस कंट्री में रहते हैं उन पर लागू होते हैं और उनके द्वारा एक्सेप्ट किए, मंजूर किए जाते हैं। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बेसिक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। इसमें सारी चीजें स्पेसिफाई की जाती हैं, जैसे आपको नीट में मैं ये खुद ही बताना चाहता हूं। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? देखो, जो थी यहाँ हमने स्टोरी डिस्कस की थी, स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब वाइट प्रोटेस्ट ने बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई इंक्रीज हो गया था, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, वाइट गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, तो पावर ब्लैक्स के हाथ में आ गई। उनके जो डिमांड थी वो मान ली, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर बैन उठा दिया गया। अब पावर उनके हाथ में आने के बाद जो वाइट लोगों के पास जो पावर नहीं रही थी, और अब व्हाइट्स एंड नॉन वाइट लोगों के बीच में जो है सुलह सफाई से बोला जाए, जहाँ एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए क्या किया जाना था। तो देखो, वाइट लोगों को ऐसे हो गया कि हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और ब्लैक को ये था कि पुराना सिस्टम दोबारा ना चले, ठीक है। इवन लीडर्स को ऐसा भी फील होता था, देखो एक बार पावर जो व्हाइट्स के पास से टर्न होकर ब्लैक के पास आ गई है, अगर फिर खुदा ना खासा उनके पास चली जाए तो एक सोल्यूशन निकाला गया, काफी डिस्कशन हुई। तो जो ब्लैक लीडर्स ने अपने जो लोग उनके फॉलोअर थे उनके बीच में ये बात स्प्रेड की, समझाया कि जो ऑप्रेसर थे, मतलब व्हाइट माइनॉरिटी के लोग थे, उन्हें माफ कर दिया जाए। अब हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो सारे के सारे देश को बराबर लेके चलेगा, सबको बराबर रिस्पेक्ट देगा, बराबर अपॉर्चुनिटी देगा। तो और व्हाइट लोगों को भी इसी का जो ब्लैक लोगों पर भरोसा हुआ, क्यों कि उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। भी जो कुछ हमारे बीच में जो डिसीजन हुए हैं, जो हमारी डिस्कशन हुई है, उसे हम रिटर्न भी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वही चीज है, अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, बेसिक है, और ये सब लोगों पर लागू होता है जो उस कंट्री में रहते हैं।
अब चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्लैक चाहे कलर। अब इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, इट इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। अच्छा, ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसकी जरूरत क्या है कि एक सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ। मैंने आपको पहले बताया था ना, वर्चस्व नाम का शब्द यूज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ है जिसके ना तो कोई बराबर है ना उसके कोई ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे ये डिसाइड करेगा कि लोगों के बीच में आपस की रिलेशनशिप कैसी हो, और ये भी डिसाइड करेगा कि लोग जो वहां के सिटीजन है या गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप किस टाइप का होगा। दूसरा पॉइंट, इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कंट्रीब्यूशन अमंग द पीपल टू लिव टुगेदर। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कारण जो सारी की सारी कम्युनिटीज होती हैं, जो सारे की सारी रेसेस हैं, उनके आपस के बीच में एक ट्रस्ट और कंट्रीब्यूशन की जो फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस चीज पर लोग यकीन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर साउथ अफ्रीका की बात कर ले, साउथ अफ्रीका में अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में किया ही ना जाता तो व्हाइट लोग को ब्लैक लोगों पे भरोसा नहीं होना था, ब्लैक को व्हाइट पे नहीं होना था, दोनों के बीच में क्लैशेस या डिस्प्यूट चलता रहना था और बहुत नुकसान भी होना था। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन एक वो चीज है, वो टूल है जिसके कारण जो वहां के लोग रहने वाले हैं उनके आपस के बीच में ट्रस्ट और कंट्रीब्यूशन हो जाए ताकि वो अच्छे से मिलकर रह पाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिखा, इट इज आल्सो स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट। फ्लो में लिखा गया। चलो, अब यहां कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली स्पेसिफाई रहेगा कि कोई भी गवर्नमेंट है जो बनाई जाएगी, जब प्रधानमंत्री जी चुने जाएंगे, जब मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, किस तरह से, किस बिहाफ पे, किस तरीके से उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। देखो, अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि जो बंदा सबसे ज्यादा पैसे वाला है तो वो प्रधानमंत्री है, तो फिर तो कल को तो हमारे मुकेश अंबानी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से लिखा होता है कि किसी भी कंट्री का जो हेड है या गवर्नमेंट का हेड है उसकी इलेक्शन कैसे की जानी है, कौन से लोग उसे इलेक्ट करेंगे, टोटली डिटेल में लिखा होता है, और उसके बिना जो है कुछ नहीं किया जा सकता, उसके अकॉर्डिंगली ही करना पड़ता है। जैसे हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली हम ही लोग करते हैं ना, हम वोट करते हैं हम लोग, मतलब जो 18 साल से ऊपर है, जो ये वीडियो 18 साल के ऊपर वाले देख रहे हैं तो हम लोग ही करते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को, एमएलए को, एमपी को कौन इलेक्ट करता है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ प्रोसीजर है इनडायरेक्ट, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी की इलेक्शन होती है या फिर वाइस उपराष्ट्रपति जी की इलेक्शन होती है, ठीक है। तो हम लोग ही करते हैं, पर उसका तरीका हो रहा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं, पर राष्ट्रपति की चुनाव के लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, जो प्रोसीजर है ये वाला, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही चीज वहां पर भी हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में होती है कि कंट्री का हेड कौन बनाया जाना है और उसकी इलेक्शन कैसे करनी है, तो उसका सारा प्रोसीजर लिखा होता है। प्लस उसमें ये चीज भी मेंशन रहती है कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स रहेंगी कि वो डिसीजन लेगी, ठीक है, और कौन कौन सी उसकी लिमिट भी रखी जाती है कि गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि उसके पास पावर आ जाए तो वो पावर को मिसयूज करे या कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा चेंज कर दे जो कंट्री डेमोक्रेटिक ना रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन होता है कि गवर्नमेंट को कैसे कंस्टिट्यूट करना है, गवर्नमेंट की पावर्स कौन सी है और उसकी लिमिट्स कौन सी है, ठीक है। एक पॉइंट स्पेस की कमी होने के कारण मैं नहीं लिख पाया, तो मैं अब लिख देता हूं। किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
constitution express the aspirations of the citizen of their country. About creating a good system. ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे लोगों की भावनाएं होंगी उस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी बात करें, वैसे हमारा वो टॉपिक शुरू नहीं हुआ, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे सिटीजन्स को बराबर मानता है और दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ बहुत फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसी तरह साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन ना बनता, रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें सारे के सारे फेवर किसे कर, मान लो जस्ट मान लो कि सारी की सारी जो फेवर है वो कर देते ब्लैक मेजॉरिटी को, अब डिस्क्रिमिनेट होने शुरू हो जाने थे वाइट मेजॉरिटी वाले, सॉरी वाइट माइनॉरिटी वाले। तो कॉन्स्टिट्यूशन अब हम बोल रहे हैं इस सिलेबस के, इस बुक के अकॉर्डिंगली हम बोल रहे हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं दैट the constitution of South Africa is one of the finest constitution of the world। क्यों? क्योंकि उन लोगों की भावना ऐसी थी कि सारे के सारे रेसिस को बराबर रिस्पेक्ट, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। दैट्स व्हाई यहाँ से क्या लोगों की एक्सप्रेशन, जो फीलिंग थी, एस्पायरेशन ऐसी थी कि सबको बराबर ट्रीट किया है, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया। अगर लोगों की ऐसी फीलिंग होगी कि ब्लैक मेजॉरिटी को डोमिनेट करवाना है तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता। सो इन दिस वे आई जस्ट वांट टू से एवरी कॉन्स्टिट्यूशन express the aspirations of the citizens of that country about creating a good society। वो लोगों की जैसी भावनाएं होंगी वैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और वैसे ही सोसाइटी का निर्माण होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, आज के लिए यही पे एंड है। साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा नीड, यहाँ पर आप एक और चीज भी लिख सकते हो, नीड एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये जरूरत भी है और विशेष भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, और ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दें। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कोई पोर्शन बचता हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पार्ट 3 में उसे कवर करवाऊंगा। अगर ज्यादा एक्सप्लेन वाला जो पोर्शन होता है तो मैं थर्ड वीडियो तक भी लेके जाऊंगा इस चैप्टर को। टिल देन, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।